नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस की सीरीज का। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसके पहले लेक्चर था इंट्रोडक्शंस। वहां पर हमने आपको अच्छे से बता दिया था कि हम किस वे में पढ़ेंगे, किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है और क्या सॉल्व करना है। ये मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया था, ठीक है। तो आज मैं आपको फर्स्ट लेक्चर्स में केवल इंट्रोडक्शन दूंगा कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस का मतलब क्या है, फिजिकली मीनिंग क्या है, केसेस मतलब एक्चुअल टर्म्स का मतलब क्या है, बेसिक टर्म्स का मतलब क्या है, उस पे आज हम काम करेंगे। आज हम कोई भारी कोई सवाल नहीं करेंगे, जस्ट कुछ बेसिक टर्म्स पे काम करेंगे और जितने भी फार्मूले हम बना सकते हैं बेसिक डेफिनेशन से, उस पे हम थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है। तो लगाइए हेडिंग अच्छे से नई नोटबुक में। आई होप आपने नई नोटबुक बनाई होगी बढ़िया, और उसमें साफ सुथरे अक्षरों में लिखोगे आप, और आपने पुराना जो इंट्रोडक्शन था वो अच्छे से छाप लिया होगा कि सिलेबस क्या है करके, ठीक है। तो लगाइए हेडिंग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। लगा ली हेडिंग, लगा ली। अभी इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस क्या है ना, ठीक है। अभी तो नई टर्म आ गई ना हमारे सामने, है ना। वैसे तो आपने फिजिक्स में इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं सॉल्व करना सीखा होगा ना। वो जो इंटीग्रेशन होता था वही इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है ना। बस ये इनडेफिनेट क्यों जोड़ दिया उसमें मैं थोड़ा बहुत आपको मतलब बताऊंगा इसका ना, ठीक है। अभी इंटीग्रेशंस का मतलब क्या है इस पर भी काम करेंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये तो पहली बार सुना ना कि ये क्या आ गया करके, ठीक है। इसको एक और नाम से देखते हैं, शायद फिर आपको थोड़ा और फील हो जाए। इसको मार्केट में बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। हाँ, ये ठीक है सर। डेरिवेटिव भी हमें पता है सर, पुराने क्या 20-22 लेक्चर में हमने क्या किया, डेरिवेटिव भी तो पढ़ा, डिफरेंशिएशंस। और यहां पर क्या लिखा है, एक टर्म क्या लिखी, एंटी डेरिवेटिव, है ना। मतलब डेरिवेटिव का उल्टा यू बोल सकते हो ना। तो ये टर्म तो पहली बार देखी हमने, पर ये तो क्लियर हो रहा होगा ना। अच्छा, एंटी डेरिवेटिव ना, एंटी डेरिवेटिव। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस का या इंटीग्रेशंस का एक और क्या नाम है, एंटी डेरिवेटिव। बड़े बुजुर्ग मार्केट में कभी कभी इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका एक और नाम क्या मार्केट में, प्रिमिटिव, है ना। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस की 3 नाम है, जिसमें ये 2 बहुत अजीब से नाम है, एक तो प्रिमिटिव और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। पर ये हमारे फेमिलियर है क्या, कि एंटी डेरिवेटिव ना, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। शुरू के 5-10 मिनट आपको नई नई टर्म्स आएगी, कुछ नए नए टर्म्स उनके नाम आएंगे, तो वो थोड़े अडॉप्ट करना पड़ेंगे। फिर धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं उसका फिजिकली मीनिंग, उसका टर्म्स का मतलब आराम से बताऊंगा, बट कुछ 1-2 नई चीजें आएगी, उसको तो अडॉप्ट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। बड़े तो एंटी डेरिवेटिव से ही मैं शुरुआत करूंगा, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि हम किसी फंक्शंस को किसी को भी नहीं उठा, किसी फंक्शंस को जब हम डिफरेंशिएट करते थे एफ को, तो हमें क्या मिलता था बताओ। अगर वो डिफरेंशिएबल होता था तो हमें क्या मिलता था, एक नया फंक्शन मिलता था φx, है ना। जैसे अगर हमने डिफरेंशिएट किया, मैं आ रहा हूं इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस पे, पहले मैं इस पे आऊंगा ना। जैसे मैंने आपको sin x को डिफरेंशिएट किया तो मुझे एक नया फंक्शन मिल जाता था cos x। हाँ, तो भाई यहां पर fx क्या हो गया, sin x, और φx क्या हो गया, cos x हो गया, है ना, ठीक है। तो अगर हम किसी फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते थे तो हमें कुछ नया फंक्शंस मिलता था जिसका नाम है φx, है ना, φx। अब एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या, अगर हम इस φx को इंटीग्रेट करेंगे, अभी इंटीग्रेशन का साइन होता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, fx प्लस c, ये मिलेगा। अब ये क्या बवाल लिख दिया भाई, बोला ना 5-10 मिनट पेशेंस रखना, सब समझ में आ जाएगा। हर एक टर्म को मैं बारी बारी से बताता हूं। पहले ये लिखा क्या है कि अगर हम किसी फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें कुछ नया फंक्शन मिलता है, और उसी फंक्शंस को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो वापस हमें क्या मिल जाता है, वो पुराना फंक्शंस, है ना। डिफरेंशिएशंस का उल्टा मतलब अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो कुछ नया फंक्शन आया, और उस फंक्शन को वापस इंटीग्रेट किया तो वो पुराना वापस fx आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है बारी बारी से मैं हर एक टर्म का मतलब बता देता हूं। ये जो इसे सांप बना हुआ है ना, ये जो सांप बना हुआ है इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन।
ये इंटीग्रेशन का साइन है। जैसे डी बाई डी एक्स एक डिफरेंशियल ऑपरेटर था, है ना, ये एक पूरी टर्म थी, उसी प्रकार से ये जो लिखा है, ये क्या लिखा है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो फाई एक्स लिखा है, इकलौता फाई एक्स, इसको मार्केट में बोलते हैं इंटीग्रेंट। इसको मार्केट में क्या बोला जाता है, इंटीग्रेंट। जब आपने इंटीग्रेट कर दिया और आपका जो आंसर आ गया, इसको आंसर्स को बोला जाता है मार्केट में इंटीग्रल। क्या बोला जाता है इसको, इंटीग्रल। जैसे आपने साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो आपका आंसर कितना आ गया, कॉस एक्स। तो जब आप cos x को इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जस्ट उल्टा वापस sin x, एंटी डेरिवेटिव है ना, प्लस c। तो ये आपका sin x क्या कहलाएगा, इंटीग्रल। सुन के रखो, नाम है। ये क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन का साइन। ये क्या कहलाएगा, इंटीग्रेंड। चलेगा। अब ये जो इंटीग्रेशन के जो यहां पर ये पूरा बवाल लिख रखा है, फाई एक्स डी एक्स, जो फाई एक्स डी एक्स लिखा है ना, ये कौन है आपका, इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड है, डी है लास्ट में। और जो पूरा फाई एक्स डी एक्स है, इसको बोल लेते हैं एक्सप्रेशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। ये पूरा एक एक्सप्रेशन है जो किसके अंदर है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन के ना। अब यहां पर जो ये x लिखा है, ये x है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। जो x है वो क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हो, है ना। ये कौन है, फाई एक्स डी एक्स कौन है, एक पूरा एक एक्सप्रेशन है जो इंटीग्रेशन के साइन के अंदर आ रहा है। अकेला फाई एक्स कौन है, इंटीग्रेंट। ये जो ऐसे सांप बना हुआ है या हाथी की सूंड बोल दो, ये कौन है आपका, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन के साइन को ऐसे डिनोट करते हैं। ये मेरा कोई रोल नहीं इसमें, मैंने कुछ नहीं मेरे मन से किया, ये मार्केट में बोलते हैं, तो मैं आपको वही चीज सिखा रहा हूं बस। और जो आंसर आता है, जो आउटपुट मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल, है ना। ठीक है, ये कोई एग्जाम में नहीं आएगा, बस ये एक नोटेशन है, ठीक है। अब सर, अब क्वेश्चन बहुत सारे मन में उथल फुथल मच रही होगी, है ना। मैंने बोला 10 मिनट पेशेंस रखना, फिर भी रख नहीं रहे होंगे, है ना। तो अगर आपने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो आपको फाई एक्स मिला, तो अगर आपने फाई एक्स को इंटीग्रेट किया तो सर सिंपल एफ एक्स मिलना था। ये प्लस सी क्या आ गया सर, ये बवाल क्या आ गया। यही बवाल तो मेन बवाल है, इसी के कारण तो, सी के कारण ही तो इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। क्या बोला मैंने, इस सी के कारण ही तो इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। अगर सी नहीं होता तो ये डेफिनिट हो जाता, क्योंकि फिक्स आंसर आ गया आपका साइन एक्स, है ना। प्लस सी आने से होगा क्या, सी क्यों आया, है ना। ऐसे समझाता हूं, देखो अगर आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते तो आपका आंसर कितना आता, कॉस एक्स। तो क्या आप साइन एक्स प्लस 5 को डिफरेंशिएट करते तब भी तो कॉस एक्स आता, क्योंकि 5 का तो कितना हो जाता, 0। अरे अगर आपने ऐसा बोल दिया कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस 5 का डिफरेंशिएशन भी तो कॉस एक्स ही है। अरे क्योंकि 5 का तो 0 हो जाएगा ना, तो फिर आपका आंसर कॉस एक्स अगर ये होता तो आप क्या बोलते हो कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, साइन एक्स प्लस 5 आना चाहिए आपके ईमानदारी से तो आंसर। पर आपने तो अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सर कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो साइन एक्स है। आपने बोला ना अभी यहां पर कि कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो साइन एक्स है, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है। अरे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है, कॉस एक्स है, यही है ना। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन एक्स। पर साइन एक्स प्लस 5 का डिफरेंशिएशन भी कौन है, कॉस एक्स ही है। साइन एक्स प्लस 7 का डिफरेंशिएशन भी क्या है, कॉस एक्स ही है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो साइन एक्स प्लस 5 होना चाहिए या 7 होना चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है ना। इसकी वजह से यहां पर क्या हमने लगाया, प्लस सी। अब ये सी कुछ भी हो सकता है, पर होगा क्या, कांस्टेंट। मतलब सी क्या है, कुछ भी हो सकता है, मतलब बदल रहा है। बदलना मतलब वेरिएबल बोला जाता है, पर है कैसा, कांस्टेंट। क्योंकि आप इस वेरिएबल नहीं ले सकते हो, क्योंकि साइन एक्स प्लस एक्स अगर ले लिया तो इसका डिफरेंशिएशन तो साइन एक्स प्लस एक्स का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वो अलग बात हो जाएगी। बट अगर साइन एक्स प्लस 5 ले लूं, 6 ले लूं, 7 ले लूं, कुछ भी ले लूं, तो डिफरेंशिएशन तो कॉस एक्स ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0। तो अगर आपने ऐसा बोल दिया कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है,
तो cos x का इंटीग्रेशन कितना आएगा sin x। पर अगर sin x प्लस 5 होता तो उसका डिफरेंशिएशन भी cos x है, तो फिर cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 5 आना चाहिए था, तो आपने sin x क्यों लिखा, जबकि इसका sin x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन cos x है और एंटी डेरिवेटिव से क्या बोला मैंने, cos x का कितना आएगा sin x, पर आपका आंसर तो ये आना चाहिए था, इसलिए हमने क्या लगाया c। तो c कुछ भी हो सकता है पर जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब c बदल भी रहा है और कांस्टेंट भी है ना। तो ऐसी चीज को मार्केट में बोला जाता है, एक तो होता है एक्स वाई जेड जो वेरिएबल होते हैं, एक फिक्स नंबर होते हैं कि 5 6 10, मार्केट में 10 के नोट को 10 ही बोलेंगे। अगर किसी दुकानदार के पास 10 का नोट लेके गए तो आपको 15 रुपए के सामान नहीं देगा, क्योंकि 10 का नोट ऐसा नहीं कि बदलेगा, 10 का नोट तो 10 का ही रहेगा। तो ये सी जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, पर कुछ भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करेगा इस पे सवाल पे। इसलिए सी को मार्केट में बोला जाता है जो वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, मतलब बदल भी रहा है, सी कुछ भी हो सकता है पर जो भी होगा वो कांस्टेंट हो सकता है, इसलिए सी को बोला जाता है मार्केट में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं सी को, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, है ना, जो मतलब बीच का है ना, यूं समझ लो, ठीक है, जो कांस्टेंट भी है और वेरी बदल भी रहा है, इसको क्या बोला जाता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसलिए इसका जो आंसर आया वो fx प्लस सी आया, और c कुछ भी हो सकता है, ये आपकी चॉइस है क्या लेना है, क्योंकि sin x प्लस 5 का इंटीग्रेशन भी कितना आएगा cos x, 7 का इंटीग्रेशन भी क्या आएगा cos x, कुछ भी ले लो हमेशा आंसर कितना आएगा cos x आएगा। तो cos x का इंटीग्रेशन कितना आएगा sin x प्लस c, ये c डिपेंड करेगा कि आपने क्या लिया, आपके मित्र ने क्या लिया, ये कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो इसका आंसर आ रहा है वो fx प्लस c आ रहा है, और c कुछ भी हो सकता है, मतलब डेफिनेट नहीं है, कुछ भी हो, मतलब बता फिक्स नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो लगाइए एक नोट कि इस इंटीग्रेशन के जो आंसर्स में जो आंसर इंटीग्रल आया है, आंसर्स को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल आया है, उसमें c मौजूद है, इसलिए इसको बोला जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या लिखोगे, लिखो एक नोट, पहले 3 रामायण लिखो, पहले ठहर जाता हूं मैं, रट्टा मार लेना, नहीं समझ में आया तो खोपड़ी मत, ज्यादा दिमाग मत चलाना। पर मैंने समझाने की कोशिश की है कि sin x प्लस 5 होता, उसका इंटीग्रेशन भी, डिफरेंशिएशन भी cos x होता, sin x अकेला होता उसका भी cos x होता, तो फिर cos x का आंसर तो sin x प्लस 5 7 कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने क्या लिखा c, नहीं तो रट्टा मार के रख लो। तो c कुछ भी हो सकता है पर जो भी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं होगा, है ना। तो इसलिए c क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसका जो आंसर आया वो fx प्लस कुछ भी हो सकता है, इसलिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है इसका, इसमें कौन प्रेजेंट है, जो इंटीग्रेशन का जो आंसर आया उसमें c मौजूद है ना, लिख देना। इन इंटीग्रल, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं, प्रेजेंट c, दैट्स व्हाई वी से दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना, ठीक है। चलो सर ये बात आपने थोड़ी बहुत बताई, है ना, ठीक है, मान ली हमने, है ना, यहां तक आपने नोट लगा दिया होगा। तो सर अगर किसी का इंटीग्रेशन सॉल्व किया और उसमें c नहीं आया तो फिर वो कैसा कहलाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। वो हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर, क्या पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें किसी के भी आंसर में c नहीं होगा, है ना, ठीक है। बता दे, काम की बात पे आए आप, अरे टर्म पे काम करेंगे भाई, टर्म पे काम करेंगे, ठीक है। 1 मिनट दिख रहा है, यस बकायदा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इनडेफिनेट क्यों बोला जाता है, कुछ 2-3 नई टर्म्स आई, उनको अच्छे से नोट बना के लिखो, नोट करते चलना भाई हर बात, है ना, जो मैं बोल रहा हूं अगर मैं लिख नहीं रहा हूं उसको भी आपको नोट करते चलना है ना। प्रिमिटिव भी बोलते हैं ना मार्केट में, तो फाइंड द प्रिमिटिव, तो फिर समझ जाना कि इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि अगर किसी फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया fx को, तो उसका आंसर सपोज कितना आ गया 5x, या नॉर्मल किताब वाले कैपिटल fx बोलते हैं, है ना। अगर छोटे fx को, एक नया फंक्शन आ गया कैपिटल fx और स्मॉल fx, दोनों अलग अलग है, आप सेम समझो, इसलिए मैंने क्या, बाद में टेंशन ना हो इसलिए मैंने क्या लिख दिया उसको 5x, है ना। तो हमने क्या बताया कि अगर 5x को आपने इंटीग्रेट किया तो आपका आंसर कितना आएगा बताओ, बोलो, fx प्लस c, है ना, जहां पर c कौन है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि fx प्लस 5 का डिफरेंशिएशन भी यही होगा, fx प्लस 7 का डिफरेंशिएशन भी यही होगा, है ना, इसलिए इसका इंटीग्रेशन fx प्लस c आएगा। ये c कुछ भी हो सकता है, आपकी चॉइस है, ठीक है।
यस सर। सर इंटीग्रेशन मतलब हाँ ठीक है, यहां तक आपने बता दिया इसका उल्टा होता है, तो आपने थोड़ा बहुत बता दिया कि ये होता है। तो सर ये पढ़ क्यों रहे हैं ना, ये क्यों पढ़ रहे हैं सर हम, ये क्यों पढ़ रहे हैं सर? तो पहला रीजन तो ये है कि ये जेईई के सिलेबस में है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, है ना। दूसरा रीजन ये है, मतलब है ना, इसलिए पढ़ रहे हैं ना, मतलब मन में शांति रखना कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे सर, ये आपको क्यों 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 जरूरत है सर आपको पढ़ाने की? अरे भैया सिलेबस में इसलिए पढ़ा रहे हैं, है ना। दूसरा ये कि सर ये यूज क्या है ना, आपने फिजिक्स में देखा होगा, अगर आपने 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है ना, छोटा सा एलिमेंट ले लेते तो उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। मतलब बता रहा हूं, मतलब इसका आगे अगला चैप्टर मतलब ही इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग। जैसे हमको अगर कुछ एरिया वेरिया निकालना हो, है ना, तो जैसे मान लो किसी कर्व है, तो इसका हमें एरिया चाहिए, ये वाला ये एरिया चाहिए। तो अगर ये ऐसा होता, मान लो डिब्बा होता, तो हम ये वाला एरिया निकाल सकते हैं। हाँ, रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रीथ करके एरिया आ जाएगा। पर ये रेक्टेंगल ना हो कि इस टाइप का कर्व होता, तो इस कर्व का एरिया हम इंटीग्रेशंस की मदद से हम आराम से निकाल सकते हैं, है ना। या आपने थोड़ा बहुत ऐसा भी देखा होगा कि इस पूरे वायर की लेंथ चाहिए, तो आप छोटा सा एलिमेंट dx ले लेते थे, उसको इंटीग्रेट कर देते थे, तो आपका पूरे वायर की लेंथ आ जाती, है ना। तो जो अगला चैप्टर होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, उसमें इसका यूज होगा, किसका? इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस का। एरिया वेरिया फाइंड करने में लिमिट एज सम भी आप बोल सकते हो ना, ज्यादा नहीं जाऊंगा इस पे। खैर, इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस का एक और मतलब है ना, क्या मतलब है देखना ध्यान से। जैसे मान लो आपने किसी x कोई सा एक फंक्शन आ गया, इसको आपने क्या किया? इंटीग्रेट किया, तो आपका आंसर कितना आएगा बताओ? अगर आपने x को इंटीग्रेट किया तो आपका आंसर कितना आएगा? x को इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा? ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन x है? एक्स स्क्वायर बाई 2। देखो इसको डिफरेंशिएट करते आता है ना, 1/2 तो आगे आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पता है? बोलो 2x। सर ये आपने कैसे सोच लिया? अब धीरे धीरे सब बताऊंगा भाई। 2x, तो 2 से 2 का कितना आ गया? x। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 का जो डिफरेंशिएशन है वो x है, तो x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, है ना। ठीक है, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? ज्योमेट्रिकली मीनिंग लगाई हेडिंग अगली, ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। थोड़ा सा मीनिंग है, ज्यादा नहीं है, लगाइए हेडिंग, ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। लिखिए कॉपी में, लिखो कॉपी में, लिखना, लिखते भी चलना आपको, है ना। प्रभु से आपको बचना है ना। अगर आप नहीं लिखोगे तो आप खुद को धोखा दे रहे हो, मुझे भी धोखा दे रहे हो, है ना। मुझे तो धोखा दो या मत दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम खुद को धोखा दे रहे हो ना। अगर आप सीखना चाहते हो डेडिकेटली अच्छे से, तो आपको कॉपी पेन नहीं बिल्कुल बेहतरीन बनाना है, 2-4 पेन लेके बैठना और अच्छे से नोट्स बनाते चलना है, ताकि अगला लेक्चर देखो उसके पहले आप रिवाइज कर सको। जितना अच्छा लिखोगे उतना बेस्ट है, ठीक है। तो x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। कैसे? क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई 2 को डिफरेंशिएट किया तो x आ गया, तो x को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसको मैंने कुछ मान लिया, कुछ मान लो px बोल देना, px। ये कोई सा फंक्शन है px, है ना, जिसका इंटीग्रेशन ये आया ना, ये आया। ठीक है, तो px की वैल्यू कितनी बताओ? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, है ना। मैं आपको ज्योमेट्रिकली मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा हूं इंटीग्रेशंस का। क्या पढ़ाने जा रहा हूं आप? इंटीग्रेशंस का ज्योमेट्रिकली मीनिंग। खोपड़ी में क्लियर है ना सब, है ना। तो अब c क्या हो सकता है? c तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। अगर c 0 हुआ, c अगर 0 हुआ तो px क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। तो अगर c 0 हुआ तो px क्या होगा बताओ? एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये तो पैराबोला है, इस टाइप से बनेगा, है ना। c अगर 1 हुआ तो 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, हमने पढ़ रखा है कि ऐसे 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। c अगर -1 हो, क्योंकि c कुछ भी हो सकता है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना। c अगर -2 हुआ तो ग्राफ और ऐसा बनेगा, है ना। c अगर -2 हुआ तो 0 रखने पर कितना आंसर आएगा? -2। अरे c अगर सपोज -2 हो गया तो 0 रखा, तो 0 रखने पर कितना आंसर आएगा? -2, है ना। -2 से -1। अगर c 1 हुआ तो 0 रखने पर कितना आंसर मिलेगा? 1 मिलेगा। और एक्स स्क्वायर है तो पैराबोलिक शक्ल है, अपवर्ड पैराबोला बनेगा ऐसा। तो ये c बदलेगा तो कर्व्स बदलेंगे। तो किसको डिनोट कर रहा है? ये किसका ग्राफ है? px का। px कौन है? एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किसको शो करता है? फैमिली ऑफ कर्व्स या फैमिली ऑफ फंक्शंस।
किसको डिनोट करता है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है? ये एक ही फैमिली है। अब ये फैमिली क्या आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये कर्व देखो एक ही जैसे हैं। फैमिली मतलब क्या? सबकी सरनेम सेम। अगर आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं तो सबके नाम तो अलग अलग है, क्योंकि एक का नाम 1 है, एक का नाम 2 है, पर सबकी सरनेम सेम होती है। तो इनकी सरनेम क्या है? पैराबोला। पर देखो एक जैसी है, सबका बिहेवियर लगभग एक जैसा, क्योंकि एक ही फैमिली के मेंबर है। तो ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है ये क्या शो करता है? फैमिली ऑफ कर्व्स, क्योंकि इनकी एक ही जैसी फैमिली। देखो ये शक्ल एक जैसी बन रही है, बस सी बदलेगा, है ना, बस उम्र में सबकी फर्क है ना, किसी की उम्र 3 है, 2 है, 0 है, -1 है, माइनस इस टाइप से, पर बाकी एक ही जैसे डिनोट करते हैं। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस का ज्योमेट्रिकली मीनिंग है सिंपल सा फैमिली ऑफ कर्व्स। वो भी किसके कारण आया? सी के कारण, क्योंकि सी कुछ भी हो सकता है, पर जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, बदल भी रहा है, कांस्टेंट भी है, इसलिए बीच का है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आई होप आपने छाप लिया होगा, है ना। तो ये हमारा हुआ इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस का थोड़ा बहुत मतलब, किसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। और मैंने आपको एंटी डेरिवेटिव से बताया कि अच्छा हाँ, अगर किसी फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ नया फंक्शन आएगा, और उसी फंक्शंस को हम इंटीग्रेट करेंगे तो वापस हमारा fx आ जाएगा प्लस c रहेगा। वो c क्यों रहेगा वो भी मैंने आपको हल्का फुल्का रीजन देने की कोशिश की, ठीक है। तो जो हमने एंटी डेरिवेटिव जो टर्म्स देखी है उसकी बिहाफ पे अब कुछ फार्मूले बनेंगे, है ना। तो लिखिए स्टैंडर्ड फार्मूला, हेडिंग लगाओ, हेडिंग स्टैंडर्ड फार्मूला ना, ठीक है। दिख रहा है क्या? 1 मिनट, ये बड़ी दिक्कत होती है ना, मतलब ब्लर हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ध्यान से देखना मित्रों, अगर हमने डिफरेंशिएट किया साइन एक्स को तो हमें क्या मिलता है? आंसर कॉस एक्स मिलता है ना। तो अगर हम कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? साइन एक्स, है ना, प्लस सी, ठीक है। ये सी मत भूलना है ना। अगला, जैसे हमने डिफरेंशिएट किया कॉस एक्स को तो हमें आंसर क्या मिलता है? माइनस साइन एक्स। तो अगर हम माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? कॉस एक्स प्लस सी, है ना। क्योंकि जब हमने बताया ना इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस फंक्शन आ जाएगा, है ना। दोनों साइड मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई कर दिया? माइनस का। तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हो गया, और ये कितना होगा? माइनस हो गया। अब इसको माइनस सी बोल दोगे, है ना, माइनस सी, है ना। तो इसको मैंने कैपिटल सी बोल दिया, है ना। तो जहां पर कैपिटल सी को ने माइनस सी है ना, इसको प्लस का सी, सी तो कुछ भी हो सकता है ना, माइनस प्लस, तो वो एडजस्ट हो जाएगा, है ना। इस पे ध्यान मत देना। अरे यहां पर क्या आया था? माइनस छोटा सी, तो माइनस छोटा सी को मैंने क्या बोल दिया? कैपिटल सी, है ना, तो ये प्लस सी लिख दिया। तो जो साइन एक्स है उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? माइनस कोस एक्स, माइनस सी मत बोलना, प्लस सी बोल सकते हो ना, ठीक है। ये सी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे बताऊंगा मैं, और है ना, क्योंकि c प्लस 5 भी कितना होगा? c ही होगा, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही होगा, है ना। c माइनस 5 भी कितना होगा? कुछ कैपिटल C नया c होगा, या c1 होगा, c2 होगा, है ना। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x कितना होता था बताओ? ये जस्ट जितने फार्मूले स्टैंडर्ड फार्मूले लिखवा रहा हूं ये केवल मैं एंटी डेरिवेटिव के बिहाफ पे लिखा रहा हूं, है ना। तो सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा? 10x प्लस c, चलेगा। नेक्स्ट अगला कौन था बताओ? हमारा साइन कॉस 10 कोसेक एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स क्या होता था बताओ? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यही होता था, है ना। ठीक है, थोड़ा ओ नीचे लिखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस का, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? कोसेक एक्स, है ना, प्लस सी। अगेन वही दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई, यहां प्लस हो गया, माइनस हो गया, है ना। तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा कितना आएगा? माइनस कोसेक एक्स, है ना। चलिए लिख लिए 4। अगले बताइए 2 है ना, नेक्स्ट और बता दें यहां पर। कोसेक एक्स हो गया, कोसेक एक्स के साइन कोस कोसेक सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था बताओ? सेक एक्स 10x। भूल तो नहीं गए बच्चों? तो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ? सेक एक्स प्लस सी, है ना। अरे
आज की क्लास में तो थोड़ा ये सब जानते भी होंगे, इंट्रोडक्शन है ना, एक दो लेक्चर बाद देखना है ना, जीवन का आनंद आ जाएगा आपको, है ना। आपको कोई बेवकूफ मतलब अच्छी चीज पढ़ाई जाएगी ना आपको, मतलब टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, टेंशन मत लो। पहले एक दो लेक्चर्स में जरूर मैं टाइम खपाता हूं, है ना, पर नहीं तो बेसिक ही नहीं क्लियर होगा तो फिर कहां से आगे बढ़ेंगे भाई, है ना। लास्ट कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स, है ना, प्लस सी, है ना। इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये है ना, दोनों साइड अगेन माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस ये माइनस और ये सी ही रहेगा, है ना। ठीक है, तो ये हमने 6 इंटीग्रेशन के नए फार्मूले देख लिए, किसके बिहाफ पे, एंटी डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट्स के, किसके बिहाफ पे लिखे हमने, एंटी डेरिवेटिव के हिसाब से, चलेगा। बोलो मित्रों, आपने भी आई होप छाप लिया होगा अच्छे से, है ना। चलिए, तो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री के जो हमने डिफरेंशिएशंस पढ़े थे उनके हमने इंटीग्रेशन के फार्मूले देख लिए, है ना। ठीक है, अब जो आपने नोट किया उसमें एक चीज नोटिस करना, आपने सबसे पहले cos x का इंटीग्रेशन लिखा, देखो cos x का इंटीग्रेशन sin x, फिर आपने sin x का इंटीग्रेशन देखा, देखो जो आपने नोट किया है वो आपका आंसर है माइनस sin x, है ना। अभी आपका कौन बचा है, आपका भी sec x 4, अभी मैंने आपको केवल sin x और cos x के इंटीग्रेशन ही बताए हैं, फिर तो हमने sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन देखा, हमने तो cosec x इंटू sec x का इंटीग्रेशन देखा, है ना, या हमने तो cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन देखा, सॉरी cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन देखा, अरे यही तो 6 देखे हमने। हमने 2 ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की इंटीग्रेशन देखे हैं, sin x और cos x के। अब tan x का इंटीग्रेशन क्या आएगा वो हम आगे आने वाली क्लासेस पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, खैर ये हमने 6 कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन देखे, वो भी किसके बिहाफ पे, एंटी डेरिवेटिव के हिसाब से। नेक्स्ट, है ना, जैसे हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n काफी पॉपुलर था, n x की पावर n माइनस 1 होता था, बोलो होता था ना। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n कितना होता था, n x की पावर n माइनस 1, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे n x की पावर n माइनस 1 को, तो आपको क्या मिलेगा आंसर, x की पावर n, बोलो प्लस सी, है ना, प्लस सी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होगा, इस पे ध्यान देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n कितना होगा, इस पे ध्यान देते हैं। मतलब ये सोचना है कि किसका डिफरेंशिएशन x की पावर n होगा, है ना। तो मैंने ऐसे ही करके देखा, x की पावर n प्लस 1 को डिफरेंशिएट करके देखा, है ना, सोचा मैंने, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो n प्लस 1 पूरा आगे आ जाएगा, और इसमें से एक कम हो जाएगा, तो n प्लस 1 में से एक कम होकर कितना बचा, n आ गया, है ना। तो इसको जब डिफरेंशिएट किया तो x की पावर n आ गया ना, x की पावर n आ गया, पर हमें x की पावर n के साथ कौन आ रहा है, n प्लस 1 भी आ रहा है ना, कौन आ रहा है, n प्लस 1 भी आ रहा है। तो अगर मैं यहां पर n प्लस 1 का डिवाइड कर देता, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करके देखता, तो कितना आंसर आता, n प्लस 1 तो बाहर आ जाता, अरे ये तो कांस्टेंट है ना, बाहर है, तो x की पावर n प्लस 1 का कितना होगा, अगेन भाई n प्लस 1 बाहर आ गया, और इससे एक कम हो गया, तो n प्लस 1, n बचा, n से n प्लस 1 से n प्लस 1 गया, तो x की पावर n आ गया। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का जो डिफरेंशिएशन है वो x की पावर n है, मतलब x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। कहने का मतलब ये था कि जब हम डिफरेंशिएट करते थे तो यहां से एक ये n ये जो टर्म्स थी ये आगे आ जाती थी और उसमें से एक कम हो जाता था, पर इंटीग्रेशन में जस्ट बिल्कुल अलग है कि यहां पर n में पावर ऐड हो जाएगी और ये जो पावर ऐड होगी वही की वही सेम नीचे आएगी। तो ये हमारा पहला स्टैंडर्ड फार्मूला है। बाकी तो हमने जो 6 देखे वो हमारे एंटी डेरिवेटिव के हिसाब से देखे, इसको भी हमने एंटी डेरिवेटिव के हिसाब से ही बताने की कोशिश की कि जब x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 को डिफरेंशिएट किया तो x की पावर n आया, मतलब x की पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा ये मसाला वापस आ जाएगा। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, है ना। तो इसकी बिहाफ पे अगर जैसे मैंने छोटा सा क्वेश्चन दे दिया तो x की पावर -1/2 का आप इंटीग्रेशन बताओ तो क्या आएगा। तो n का काम कौन कर रहा है बेटा बताओ,
है ना। n का काम कौन कर रहा है, बोलो, n का काम कौन कर रहा है, -1/2, तो आंसर कितना आएगा, x की पावर -1/2 प्लस, अरे n का काम कौन कर रहा है, -1/2 प्लस अपॉन -1/2 + 1 प्लस c, है ना। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, x की पावर -1/2 + 1, एक में से आधा जाएगा, कितना बचेगा, आधा, और नीचे भी कितना आएगा, आधा प्लस c, है ना। 2 पर पहुंच गया तो 2 टाइम्स ऑफ √x, है ना, x की पावर 1/2 को √x बोलते हैं, प्लस c, है ना। तो x की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 2√x प्लस c, है ना। इसको मार्केट में ऐसा ही बोल सकता हूँ, इसको नीचे लेके आ गया तो 1/x की पावर 1/2 हो गया, अरे इसी को नीचे लेगा प्लस 1/2 हो गया, और 1/ इसको कितना बोलते हैं, √x। तो याद रखना क्योंकि आगे बहुत यूज होगा, तो 1/√x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 2√x, क्योंकि 1/√x को लेकर x की पावर 1/2, ऊपर गया तो -1/2, उसको हमने इंटीग्रेट किया तो थोड़ा बहुत ही आया, ये 1/2 ऊपर आया तो 2 आ गया, है ना, रेसिप्रोकल कर दिया तो 2 इंटू और x की पावर 1/2 √x प्लस c एज इट इज लिखा है, ठीक है, बना सकते हैं, है ना। अब ऐसे में बिल्कुल झोला छाप सवाल दे सकता हूं, x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन बताओ, है ना। तो अब आप बना ही सकते हो इसको, x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन, लिखो जल्दी से, कॉपी में आंसर क्या आएगा, है ना, जल्दी से लिखिए। x की पावर 5/2 का, है ना, तो n का काम कौन कर रहा है बेटा, ध्यान से देखो, n का काम कौन कर रहा है, 5/2, तो x की पावर 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1 प्लस c, है ना। तो 2 + 1 कितना आएगा, 7, तो x की पावर 7/2 अपॉन नीचे भी कितना आएगा, 7/2, ऊपर जाके कितना आएगा, 2/7 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। अरे ये कितना आएगा, 2 + 5 7/2, 7/2 को ऊपर भेज दिया तो कितना आएगा, 2/7, है ना, तो 2/7 प्लस c, ये किसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, है ना। ये आप स्टार बना के लेके इसको याद रखें, है ना, जो मैंने बता दिया क्योंकि इसका फ्रीक्वेंटली यूज होगा, 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x। जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन ऑफ √x बताया था कि याद रखो, √x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2√x, है ना, काफी याद होता है। अरे भूल लग गए क्या कि √x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2√x, तो 1/2√x का इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ, √x प्लस c। अरे अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन वापस यही फंक्शन आएगा ना, वही तो बात बताई मैंने आपको इंट्रोडक्शन में। 2 को इधर भेज दो, तो 2 को इधर भेज दिया तो 2 यहां से गायब हो गया, तो 2√x आ गया। अब बोलोगे प्लस 2c, मेरा को प्लस 2c मतलब कितना, कैपिटल C बोल दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो देखो 1/2√x का इंटीग्रेशन वही तो 2√x ही तो लिखा है मैंने अभी, दोनों तरीके से देख सकते हो, आपकी जैसी मर्जी चलेगा। अब इसमें एक काम की बात है ना, अब जैसे मैंने ऐसा पूछ लिया कि बताओ x की पावर -1 का इंटीग्रेशन, है ना, तो करो 1 मिनट के लिए सॉल्व, x की पावर -1 का, है ना, किसका बोला मैंने आपको, x की पावर -1 का, तो n की जगह कितना आ गया, -1 आ गया, तो x की पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1, है ना, प्लस c, है ना, तो -1 + 1 कितना, 0, और एनीथिंग पावर 0 1, और 1/0 प्लस c, है ना, तो अनर्थ प्लस c, इस अनर्थ 1/0 अनर्थ होता है मैथमेटिक्स में, तो फिर सर ये तो वैलिड ही नहीं है। हाँ, तो ये n = -1 के लिए वैलिड नहीं है, बाकी सभी के लिए वैलिड है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अरे n + 1 अगर 0 हो गया मतलब n कितना हो गया, -1 हो गया, तो n + 1 0 हो नहीं सकता, मतलब n - 1 हो नहीं सकता। मैंने यहां पर नई बात बताई थी, जानबूझ के नहीं बताई थी, ताकि आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा कि फार्मूला n = -1 के लिए नहीं होगा। तो सर फिर x की पावर -1 का तो इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है क्या? हाँ, इसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है, नहीं पॉसिबल है। x की पावर -1 को बड़े प्यार से लिखो 1/x, और दिमाग में घंटी बताओ कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन था? ln x। तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता था, ln x + c, यहां से आ गया, चलेगा? बोलो। तो फार्मूला सबके लिए वैलिड है एक्सेप्ट -1 के लिए। तो अगर n -1 हो गया तो वो ln x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और 1/x किसका, 1/x
ln x का डिफरेंशिएशन होता था तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x आ जाएगा प्लस c। मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बोलो, बस आज इतना ही पढ़ेंगे, बस थोड़ा 5 मिनट और लेने वाला है ना। एक नया हेडिंग लगाइए। अब यहां तक अगर नहीं नोट किया है तो इस पे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए अच्छे से, है ना। टेंशन मत लो भाई, 1-2 दिन बाद बहुत मजा आने वाला है ना। सारी क्लासेस आपको अटेंड करना है, जरा सा भी नहीं छोड़ना है ना। क्योंकि आपने जो क्लास मिस कर दी है, जो पार्ट आपने स्किप कर दिया, उस पार्ट से अगर क्वेश्चन आ गया तो हमारा पढ़ा हुआ मीनिंगलेस हो जाएगा, है ना। और हम पूरा कंप्लीटली जो कोटा में दिया जाता है पूरा आपको यही मिलेगा भाई, और मिलते आ रहा है ना। अब हमें बार बार बोलने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। चलिए लिखिए, इंपॉर्टेंट नोट है ना, 1 मिनट। हाँ, लिखिए हेडिंग इंपॉर्टेंट नोट या थ्योरम्स ऑन इंटीग्रेशन बोल सकते हो ना। इंपॉर्टेंट नोट या थ्योरम्स ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ आ गया fx प्लस gx dx आ गया, तो आप इंटीग्रेशन को या प्लस माइनस आ जाए, है ना, सम और एडिशन में आ जाए, तो जैसे डिफरेंशिएशन में अलग अलग ब्रेक करके सॉल्व करते थे, ऐसे इंटीग्रेशन में भी आप अलग अलग ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मान लो इसका इंटीग्रेशन आ गया कुछ px सॉल्व करने पर प्लस c1 बोल दो क्योंकि 2 इंटीग्रेशन है। इसका कितना आ गया qx प्लस c2, तो फाइनल आंसर कितना आएगा। अरे इसको सॉल्व किया तो कुछ नया फंक्शन आएगा ना px, जैसे sin x को इंटीग्रेट कर दे तो cos x आ गया, तो cos x कौन होगा px, है ना। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे px प्लस qx, और c1 और c2 का सम कितना बोल दो, कैपिटल C बोल दो, है ना। तो इंटीग्रेशन में अगर प्लस माइनस आ जाए तो यहाँ भी प्लस माइनस और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, है ना। तो अगर माइनस आएगा तो c1 माइनस c2 को c बोल दो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही होगा, है ना। तो पहला इंपॉर्टेंट नोट है फर्स्ट कि इंटीग्रेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आ जाए तो हम डायरेक्टली ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल दे दिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 प्लस x की पावर -7/2 प्लस साइन x, है ना, dx आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताओ, सबको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, है ना। तो x की पावर -1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -7/2 dx प्लस x की साइन x dx, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये तो 1/x है, तो इसका कितना होगा ln x। अब मैं c नहीं लिखूंगा, c1 लिखूंगा, है ना, लिखोगे c1, कोई जरूरत नहीं है। इसका कितना आएगा x की पावर -5/2 अपॉन -5/2, है ना। इसमें एक जोड़ देंगे और नीचे भी एक जोड़ देंगे, यहाँ जो लिखा वही का वही सेम रहेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, थोड़ी स्टेप आपकी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं कि यहाँ भी जोड़ा और यहाँ भी ऐड किया शुरुआत में, नहीं नहीं, एक ही तो बात रहेगी। n+1 अपॉन n+1 तो होता है, जो आइटम यहाँ लिखा वही का वही सेम रहेगा। तो -7/2 + 1 होगा तो कितना आएगा -5/2 प्लस साइन x का कितना आ जाएगा -cos x, है ना, प्लस सबका c, यहाँ से c1, यहाँ से c2, यहाँ से c3, है ना। मैंने आपको बताया ना सबका सम कितना आ गया, c आ गया। तो ऐसे आप सेपरेटली कर सकते हो, है ना, ठीक है। समझ में आ गया ना, ठीक है। ये फर्स्ट नोट हो गया, है ना। अब मैं इसे कितने सवाल करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, है ना, ठीक है सर। 1-2 सवाल करा दिए, है ना। अब यहां पर सेक स्क्वायर x होता, है ना, साइन x की जगह क्या होता है, यहां पर सेक स्क्वायर x होता, तो हमें सेक स्क्वायर x का भी पता था, आंसर क्या होता है बताओ। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो प्लस 10x आ जाता, प्लस c आ जाता। तो ऐसे चेंज करके पूछ सकता है। कहने का मतलब ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन डायरेक्टली ब्रेक हो जाता है ना, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशिएशन में डायरेक्टली ब्रेक हो जाता था, है ना। रीजन क्या दे सकता हूं, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव है ना, कि वापस इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो आंसर आएगा इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। अरे इसको इंटीग्रेट किया तो ये आया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस ये आ जाएगा। प्रूफ क्या है इसका, डिफरेंशिएशन में डायरेक्टली प्लस कर सकते थे तो यहां पर भी इंटीग्रेशन में भी हो जाएगा। अरे कैसे, देखो एग्जांपल से बताता हूं। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या आंसर आएगा बताओ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बताओ,
बोलो, ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो आपने किया क्या है ना, प्लस सी, क्या आएगा प्लस सी है ना। तो अपना आंसर क्या आएगा बताओ, इसको इंटीग्रेट करो तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, माइनस sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और माइनस माइनस प्लस तो cos x। अरे वही तो आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हैं। ये आंसर सेम क्यों है, क्योंकि इसको अलग से किया, इसका अलग से किया, मतलब इंटीग्रेशन डायरेक्टली सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम डायरेक्टली सेपरेट कर लेते थे। अब डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट सेपरेट क्यों करते थे, तो उसका तो प्रूफ था फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ है ना, ऐसा। अब सेकेंड बात आती है, अगर fx और gx एडिशन में आए, एडिशन में तो आ गए, अगर मल्टीप्लीकेशन में आ जाए तो क्या होगा, तो यहां पर लिखो, आगे हम पढ़ेंगे क्या, इसका रीजन क्या लिखोगे, आगे हम पढ़ेंगे बाई पार्ट से है ना, यहां पर बाई पार्ट रूल बोलेंगे, इसको हम आगे देखेंगे है ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स रूल बोलेंगे। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ fx अपॉन gx, जैसे डिफरेंशिएशन में डिवाइड रूल होता था, वैसे इंटीग्रेशन में कोई डिवाइड रूल नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात है, बच गए, हमें थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो तीन इंपॉर्टेंट नोट थे कि फर्स्ट था कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाए तो सीधे इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाएगा। मल्टीप्लाई रूल होता है जिसको बाई पार्ट्स बोलते हैं, आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। और डिवीजन रूल इंटीग्रेशन में नहीं होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने ये देखा कि इंटीग्रेशन का मतलब है एंटी डेरिवेटिव। कल हम एज ए एंटी डेरिवेटिव हम कल बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर आ जाएगा और मैच्योरिटी आ जाएगी, और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे मेथड ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगे, आपने पूरे अच्छे से एंजॉय किया हो, तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी पैरेलली आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे आपके साथ जुड़े और वो भी पढ़ते रहें, ठीक है सर, सेम, ठीक है। मिलते ही क्लास में, थैंक यू।